एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया था शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन इन केस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बिकॉज उसका डायरेक्ट लिंक होगा हमारे आज के टॉपिक से, दैट इज द केमिकल शिफ्ट। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी आता ही है आपको। जिसमें आपको फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं और मोर ओवर आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू न्यूमेरिकल पर्पज से भी जो है इसके बारे में जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी है। केमिकल शिफ्ट होता क्या है? केमिकल शिफ्ट इज व्हाट? इट इज द शिफ्टिंग इन द shift in the position of PMR सिग्नल। कि हमारे पास सपोज कर लो किसी की वैल्यू जो थी किसी मॉलिक्यूल की, वो आनी चाहिए थी सपोज कर लो 6 to 7 की रेंज में, पर वो जाके 2 से 3 की रेंज में आ रही है। वो किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ जो हमने कल पढ़ा था, बिकॉज ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। तो अगर आप सिर्फ इतना लिखाओगे कि पोजीशन में जो चेंज आया है एनएमआर सिग्नल के, बट उसमें आप रीजन नहीं बताओगे कि किसकी वजह से आया है, तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। सो डू राइट डाउन दैट व्हाई दैट शिफ्टिंग टेक्स प्लेस, दैट इज थ्रू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। और वो कौन करता है ये भी बताना है, कौन किसने की थी शील्डिंग एंड डी शील्डिंग? जो प्रोटॉन के जो इर्द गिर्द हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी सर्कुलेशन की वजह से, बाय द circulation of electrons in chemical bond। ठीक है, अगर CH बॉन्ड है तो CH जो बॉन्ड है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सर्कुलेट करते हैं। जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करोगे उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने प्रोटॉन को बाहरी जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, सो जो हमारा प्रोटॉन होता है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं कि हम अपने प्रोटॉन को जो है वो ओरिएंट होने से, इस मैग्नेटिक फील्ड से हम बचा पाए। सो दे ऑलवेज ट्राई टू लाइक अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो उसके भी रीजन होते हैं जो मैंने बताया था कि डिपेंड करता है अब आपका प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे लाई करता है। उसकी सर्कुलेशन जो है, कई जो पॉइंट्स है, अगर आपका प्रोटॉन जो है, हमने कल देखा था वीडियोस में, अगर सेंटर में लाई करता है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये अपोज करता है। यहाँ साउथ पोल जो है, हमने जैसे अगर सर्कुलेशन होती है ना, तो हमने किया था कि अगर सर्कुलेशन होती है तो डिपेंड करता है हम उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल किस तरफ है इलेक्ट्रॉन का। उधर को वो क्या करेगा, रीएनफोर्स करता था। जैसे हमने बेंजीन का केस किया था, एसिटाइलिन का केस किया, तो हमने देखा था कि बाहरी किनारों पे क्या था कि वो उसको साथ रीएनफोर्स कर रहा था, उसका साथ दे रहा था जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसकी वजह से हम कहते थे कि डी शील्डिंग होगी। और डी शील्डिंग वर्ड से, डी से डी शील्डिंग, डी से सिग्नल डाउन फील्ड, हमारा सिग्नल जो था जहां पे आना था वहां पे नहीं आया बल्कि और डाउन फील्ड चला गया। और एक चीज बताई थी कि डाउन फील्ड का मतलब होता है कि ज्यादा आपके पास डेल्टा वैल्यू, ठीक है, जो डेल्टा स्केल है उस पे वैल्यू ज्यादा रहेगी। एंड फिर इसी का उल्ट ये था कि अगर सपोज कर लो नॉर्थ के सामने आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी नॉर्थ पोल आता था, तो क्या था कि अप्लाइड फील्ड को वो क्या करता था, अपोज करता था, जिसकी वजह से आपको और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती थी। और हम कहते थे हमारा प्रोटॉन उस केस में शील्ड हो गया और हमारा जो वैल्यू था वो जाता था आपको फील्ड, और डेल्टा स्केल पे वो वैल्यू आपको लो, मतलब टूवर्ड्स लाइक 5 4 3 2 उस तरफ आपको देखने को मिलेगी। देन कमिंग टू प्रेजेंट, जो हमारे पास अब केमिकल शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट जो ये जो चेंज है डी शील्डिंग या शील्डिंग की वजह से, ये चेंज कोई इतना ज्यादा भी सिग्निफिकेंट की ज्यादा स्मॉल चेंज होता है, ठीक है। ये जो स्मॉल चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में, उसको आप इतने भी एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाते बाय द यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोमीटर्स। जो रिलेटिव प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए जो प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी है वो आप डिटरमाइन करते हो इन द लाइक एक्यूरेसी रेंज ऑफ ±1 हर्ट्ज की, ±1 हर्ट्ज की। लाइक अगर आपने कोई फील्ड अप्लाई करनी थी तो जी शील्डिंग और शील्डिंग की वजह से हम मान के चलते हैं कि प्लस, मतलब उसमें एक ऐड कर दो। अगर सपोज करो 6 टेस्ला देनी थी, शील्डिंग डी शील्डिंग की वजह से हो सकता आपको 1
पॉइंट और ज्यादा देनी पड़े या एक पॉइंट कम देनी पड़े, ठीक है। सो हम इसीलिए जो केमिकल शिफ्ट होती है प्रोटॉन की वो आप एक्सप्रेस करते हो इन हर्ट्ज और साइकिल्स पर सेकेंड। ये आप याद रखना, बुक्स में भी आपने जरूर मेंशन किया होगा कि वाई केमिकल शिफ्ट जो है वो आप एक्सप्रेस करते हो प्रोटॉन की इन हर्ट्ज एंड साइकिल पर सेकेंड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर, जो भी आप स्टैंडर्ड लेते हो। वो यही कारण है क्योंकि जो एक चेंज आता है वो इतना ज्यादा लार्ज नहीं होता, स्मॉल चेंज होता है, विद इन दिस रेंज होता है, तो दैट्स वाई हम ये इस तरह लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इज बीइंग वेरीड। सो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करती है, और आपको पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ बाय दिस रिलेशन ये रिलेट करती है। तो यानी अगर ये चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपस में इस तरह रिलेट करते हैं। अगर एक चेंज करता है तो एक्चुअल प्रैक्टिस में चेंज करती है। देन उसके बाद अगर आपको जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, देर इज वन ऑफ द यूनिट, कॉमनली हमें एक ऐसा यूनिट चाहिए था कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ, कि अगर हमें केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस करना है तो हम चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट कोई ऐसा यूनिट मिले जो इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ हो, तो हमने उस यूनिट को चुना, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जिसको आप बोलते हो पीपीएम। सो पीपीएम में वैल्यू होती है। अब अगर आपके पास कोई वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी में है यानी हर्ट्ज में है, तो उसको आप पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कि सपोज आपके पास क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि सपोज कर लो द प्रोटोन ऑफ एसीटोन, ये थोड़ा सा यूनिट्स की मैं जानकारी आपको दे रही हूँ। द प्रोटोन ऑफ एसीटोन इट एब्जॉर्ब्स एट 126 hertz downfield from TMS। ये TMS को भी मैं इसी वीडियो में कवर करूंगी जो हम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं, मेगाहर्ट्ज। एंड सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स केमिकल शिफ्ट, ठीक है। ये इसने क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास कोई प्रोटॉन है जो 126 हर्ट्ज डाउनफील्ड जो है शिफ्ट किया है। टीएमएस मतलब एक रेफरेंस है जिसकी वैल्यू आप 0 पीपीएम लेते हो, तो वहां से 126 हर्ट्ज डाउनफील्ड शिफ्ट किया है इतने पॉइंट्स नीचे, और एट 60 मेगाहर्ट्ज। 60 मेगाहर्ट्ज क्या है? 60 मेगाहर्ट्ज इज नथिंग, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। सो केमिकल शिफ्ट क्या होगी, तो अब आपको एक्सप्रेस करनी है वैल्यू इन पीपीएम। तो कैसे करते हो, उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो भी आपके पास वैल्यू आई है, ठीक है, इन हर्ट्ज, so you can write down the formula also. So write down the value of shift in hertz over oscillator frequency, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 10⁻⁶ से, क्योंकि आपको पीपीएम में कन्वर्ट करना है। एंड वी आर ऑल्सो डिवाइडिंग इट बाय द फैक्टर 10⁻⁶। दिस इज नथिंग जस्ट फॉर द कन्वीनियंस टू अवॉइड एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। सो इसको ये कैंसिल हो जाए इसलिए हमने उसको डिनोमिनेटर में भी 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास है 126 इंटू 10⁻⁶ अपॉन कितनी है हमारे पास ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज इंटू 10⁻⁶। नाउ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.1। अब जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? पीपीएम में, ठीक है। सो अब इसके बाद अगर अब आप करके देखना, यहाँ पे अगर मैं 126 की जगह अगर चेंज कर दूं 210 हर्ट्ज पे, मेरा फील्ड जो प्रोटॉन है वही एसीटोन मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसी को कंपेयर कर देते हैं। चलो सेम ही है, प्रोटॉन ऑफ एसीटोन एब्जॉर्ब्स एट, अब मैंने वैल्यू चेंज कर ली कि वो अब 210 हर्ट्ज डाउनफील्ड जा रहा है टीएमएस पे, और मैंने फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी 100 मेगाहर्ट्ज। तो अब बताओ मेरे पास केमिकल शिफ्ट जो है वो कितनी आएगी। तो हम कैलकुलेट अगर करेंगे 210 by 60, 10⁻⁶ into 10⁻⁶, again the value comes out to be
2.1 ppm, वैल्यू हमारी 2.1 ही आएगी। यहां से क्या पता चलता है, एक हमारा कंक्लूजन निकलता है जो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी अपने डेली जब आप पढ़ते हो क्लासेस में बताता है। हमारा जो केमिकल शिफ्ट है, याद रखिएगा केमिकल शिफ्ट जो है, एक तरह से यहां से जो कंक्लूजन आए हैं वो यही है कि एक तो हमने पीपीएम में दिया, दूसरा ये डायमेंशनलेस है, आपने डायमेंशनलेस देखा, ठीक है, इन पीपीएम आर डायमेंशनलेस। एंड दूसरी चीज ये आई है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ and it is also independent of oscillator frequency। तो फिर ये डिपेंड किस पे किया, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टोटली, इट डिपेंड्स ऑन केमिकल, ऐसे नहीं कहते, डिपेंड्स ऑन केमिकल इन्वायरमेंट of protons in an organic molecule। आई होप आपको मैं साथ साथ में बोल रही हूँ, राइटिंग समझ लग रही होगी। सो याद रखिएगा, आपको मैंने एक एग्जांपल दे के ये चीज क्लियर की है कि मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी भी चेंज करके देख ली, मॉलिक्यूल मेरा सेम था, मॉलिक्यूल मेरा एसीटोन ही था, मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की, मैंने अपने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज की, ठीक है, जो अपनी फील्ड स्ट्रेंथ थी मेरी वो मैंने चेंज करके देखी, तो पर मेरे पास वैल्यू तो उसकी सेम ही आ रही केमिकल शिफ्ट की। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई भी, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूल क्या है, आपके मॉलिक्यूल के प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, उन्होंने ही जो करना है शील्डिंग डी शील्डिंग, वो प्रोटॉन्स का खेल है, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ की बात नहीं, आपके ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं, आपका जो मॉलिक्यूल है उस पे सारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड करती है। अब मॉलिक्यूल के अंदर हमने जाना है, हमने देखना है मॉलिक्यूल को कौन से, उसके जो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन के इर्द गिर्द, उनको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तभी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो अप फील्ड या डाउन फील्ड जाती है, ठीक है। बाकी इसका जो केमिकल शिफ्ट का जो स्केल रहता है, मैंने कल भी आई थिंक आपको एक डायग्राम फिगर दिखाई थी, फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लेते हैं, स्केल्स ऑफ केमिकल शिफ्ट, स्केल्स ऑफ द केमिकल शिफ्ट। तो आई होप आपको याद होगा। सो कल मैंने आपको दो दिखाए थे स्केल्स। सो वन वाज द डेल्टा स्केल, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूं। सो हमारे पास दो आ जाएंगे यहाँ पे डेल्टा स्केल। कल मैंने इसलिए बता दिया था ताकि वहां पे आपको वैल्यू डायग्राम जो हमारे पास था उसमें पता रहती रहे, तभी मैंने कल भी थोड़ा सा बता दिया था आपको। तो ये आ गया टॉ स्केल, ठीक है। तो एक चीज बताई थी कि अगर आपका डेल्टा स्केल जो है, इफ दिस इज सपोज ये आपके पास फिगर है, अगर आपका जो डेल्टा स्केल, अगर आप यहां से 0 ये मार्क करना शुरू करते हो, ठीक है, वैल्यूज, तो अगर ये 0 से 10 की तरफ रन करता है आपके पास, दैट इज योर डेल्टा स्केल। तो आपका इसके उल्ट जो है, जो यहां से इस तरफ को मूव करेगा, दैट इज योर, जो यहां से 10 से 0 की तरफ आएगा, दैट इज योर टॉ स्केल। सो मोस्टली वो यूज द डेल्टा स्केल ही हम ज्यादा यूज करते हैं। और डेल्टा स्केल में मैंने बताया था कि ये वाली वैल्यूज जो आप इस साइड को आते हो, तो ये वैल्यू का मतलब होता है अपफील्ड सिग्नल। अपफील्ड का मतलब हो गया कि हमारा प्रोटॉन क्या है, शील्डेड। और अगर आप इस तरफ जाते हो, 0 से 10 की तरफ जाते हो, तो वो डी से डी शील्डिंग और डी से ही डाउन फील्ड सिग्नल, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो। अब एक और न्यूमेरिकल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें आपके लिखा हुआ है न्यूमेरिकल दैट अ कंपाउंड कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स which exhibit signals at 139.2 हर्ट्ज, ठीक है। एक प्रोटॉन है, उसका सिग्नल आ रहा है, कहता है 139.2 हर्ट्ज पे एंड 430.2 हर्ट्ज डाउन फील्ड फ्रॉम टीएमएस। फिर से वर्ड आया है टीएमएस, आई विल कवर इट इन अ
स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट 60 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। कोई हमारा कंपाउंड था, उसमें 2 प्रोटॉन की बात की है उसने। 2 तरह के प्रोटॉन है, एक का सिग्नल 139.2 हर्ट्ज पे आ रहा है और दूसरे का कहता है 430.2 हर्ट्ज पे आ रहा है। और आपको निकालना है व्हाट विल बी देयर रिलेटिव पोजीशन व्हेन मेजर्ड ऑन अ 100 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट, कि अगर आप 60 मेगाहर्ट्ज जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी जगह पे 100 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हो तो आपका सिग्नल जो है उन्हीं प्रोटॉन्स का वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। पहला तो ये पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड उसने कहा है कि ऑल्सो गिव द केमिकल शिफ्ट ऑफ दीज प्रोटॉन्स इन डेल्टा एज वेल एज टॉ वैल्यूज। तो चलिए हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका पार्ट है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। तो इजी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जैसे मतलब मैथ्स के हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते कि अगर 10 हमारे पास एप्पल्स हैं तो 10 एप्पल्स का अगर रेट जो है 100 रुपीज है तो 20 एप्पल्स का कितना होगा। तो आप इस तरह से इक्वेशंस लगाते हो, है ना, कि 20 का कितना होगा 100/10 × 20, इस तरह से। तो बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ इक्वेशन लगानी है कि आपके पास जो है जब अब आपने निकालना क्या है, पहले आप देख लीजिए। आपको निकालनी है वैल्यू, जैसे ये सिग्नल की वैल्यू है ना, तो जो चीज निकाले उसको आपने इस तरफ रखना है, ठीक है। सो हमारा जब 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट था तो मेरी वैल्यू थी 139.2 हर्ट्ज, ठीक है। जब 1 होगा मेगाहर्ट्ज का तो वैल्यू क्या रहेगी 139.2 अपॉन 60, ठीक है। तो जब मेरा 100 मेगाहर्ट्ज का आप यूज करोगे तो क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो ये वैल्यू बन गई 139.2 अपॉन 60 × 100। आई होप आपको पता लग गया होगा मैंने किस तरह किया। मैंने सिंपल मैथ्स वाला ही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज किया है कि जब मैंने 60 मेगाहर्ट्ज था तो मेरी पोजीशन जो थी सिग्नल की दैट वाज 139.2, ठीक है। 1 पे कितनी है 139.2/60, 100 पे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया and the value comes out to be 232 hertz, ठीक है। अब ये सेम ही आपने यहाँ पे लगाना है कॉन्सेप्ट की 60 मेगाहर्ट्ज पे पोजीशन आई है 430.2 हर्ट्ज पे सिग्नल की पोजीशन, 1 पे कितनी होगी 430.2/60 आ जाएगा और 100 पे कितनी होगी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट कम्स आउट टू बी 717 hertz. So these are the answers for the signals that you will get when you are using the spectrometer of 100 megahertz. अब बात आती है केमिकल शिफ्ट की। So सबसे पहले केमिकल शिफ्ट जो है 139.2 हर्ट्ज के लिए अगर निकालना है तो मैंने जैसे आपको पीपीएम में निकालना सिखाया ही है वही आपने यहाँ पे लगा देनी है कि अगर आपके पास डेल्टा में अगर आपने वैल्यू पीपीएम में ही आती है डेल्टा की वैल्यू, सो 139.2/60, ठीक है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे सिग्नल की वैल्यू है वो रहेगी इंटू 10⁻⁶। इसको हमने निकालने के लिए 10⁻⁶ यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू ना है तो हमने इसको डिनोमिनेटर में भी 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और वैल्यू जो हमारी यहाँ पे आई है दैट इज 2.32 ppm। दैट इज ऑलवेज पीपीएम में हमेशा वैल्यू रहेगी जब आप डेल्टा स्केल यूज करते हो। और अब अगर आपने टॉ में भी वैल्यू बतानी है तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, जो भी आपकी वैल्यू आएगी डेल्टा में आपने उसको 10 में से माइनस कर देना है, क्योंकि आप अगर अपना स्केल देखोगे तो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 10। अगर आप टॉ स्केल में देख रहे हो, है ना, एक 0 से 10 में जाता तो दूसरा 0 से 10 की तरफ आता है। सो 10 में से अगर आपने डेल्टा वाली वैल्यू को माइनस कर दिया दैट इज 2.32, सो ये आपकी पीपीएम में ही वैल्यू रहेगी 7.68 ppm। काफी इजी न्यूमेरिकल है, देखने में ही लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया इसने। तो नेक्स्ट अगर आप निकालोगे फॉर द केमिकल शिफ्ट एट 430, सेम इसी तरह निकालिए, डेल्टा इज इक्वल टू 430.2 अपॉन 60 मेगाहर्ट्ज दैट इज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, पीपीएम में निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 7.17 ppm। आप सॉल्व करके एक बार देख लेना, वैल्यू यही आएगी। देन टॉप की आ गई आपके पास 10 - 7.17, द वैल्यूज कम्स आउट टू बी 2.83 ppm।
आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। और जो भी अब तक हमने क्या किया है, हमने यूनिट्स की स्टडी की है, केमिकल शिफ्ट होता क्या है, यूनिट्स की स्टडी, डाउनफील्ड अपफील्ड शिफ्ट जो है, और कुछ हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, किस तरह से आपने जो वैल्यू है, जो हर्ट्ज वाली वैल्यू होती है, उसको आपने कन्वर्ट करना है डेल्टा वैल्यू में। डेल्टा मीन्स पीपीएम में आपके पास आंसर आता है, और डेल्टा की वैल्यू को कैसे आपने टॉ में कन्वर्ट करना है। सो अब तक हमने इसी से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स किए, और हमने ये जाना कि केमिकल शिफ्ट जो है वो डिपेंड करती है कि जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है प्रोटॉन्स का उन पर। तो अब बार बार एक वर्ड आ रहा है बीच में टीएमएस, इसको भी कवर कर लेते हैं, फिर हम इकट्ठे ही जो है केमिकल शिफ्ट के फैक्टर्स पर चलेंगे। सो टीएमएस क्या है? अब दुनिया में कोई भी चीज है, जैसे आप कोई भी वैल्यू निकालते हो तो एक स्टैंडर्ड को, अब क्लास में बच्चे हैं, है ना, बच्चों को हमेशा टीचर कहती है ये देखो ये बच्चा काफी अच्छा पढ़ता है, सो इसकी तरह आप सारे पढ़ो। तो एक रेफरेंस लेके टीचर भी कई बार क्लास में चलते हैं कि ये बच्चा देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बड़ा अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा, तो एक रेफरेंस हो जाता है बाकी बच्चों के लिए। मतलब एक टीचर उसके विद रिस्पेक्ट टू हर बच्चे को कंपेयर करता है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बिल्कुल इसी तरह आपके भी आइडल्स हैं, आपका भी एक रेफरेंस होता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप सारी चीजों को कंपेयर करते हो। सो हमने अपनी जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हमें भी एक रेफरेंस चाहिए था, बाकी सारी जो वैल्यूज है उनको कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस जो कंपाउंड हमने चुना था, दैट इज टीएमएस, दैट इज टेट्रा मिथाइल। इस पे अलग ही 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, यहाँ इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे, बीएससी लेवल पे तो पूछते हैं। सो टेट्रा मिथाइल सिलेन, जिसको कि अगर आपको लिखना है तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है फॉर्मूला रहता है, जहां आप ओपन करके भी इसको इस तरह से शो कर सकते हो। सो ये जो है इसकी वैल्यू जो रहती है दैट इज एट द 0 ppm। तो जो भी हमारी आएगी विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज द रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू हम वैल्यू देखते हैं भी कितनी अपफील्ड या डाउनफील्ड जो है वो शिफ्ट की है। सो ये जो हमने टीएमएस ही क्यों चुना एज अ रेफरेंस, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहला जो कारण है, पहला कारण ये है कि इसमें 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। तो जैसा आपने स्ट्रक्चर में भी देखा होगा कि जो सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं वो क्या हैं, होमोटॉपिक हैं, इक्विवेलेंट हैं, इनका एनवायरनमेंट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। अगर नहीं पता जिनको कि मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो सबसे पहली जो वीडियोस हैं हमारी उनको देखिए जाके। आई होप आपको ये चीज होमोटॉपिक एंड एनिसोटॉपिक चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ये हम वर्ड्स यूज करते जाएंगे। जब तक आप बेसिक पिछला नहीं पढ़ोगे तो आपको ये चीज पता नहीं लगेगा कि मैम क्या बोल रहे हैं। तो जब तक आप प्रीवियस फर्स्ट वीडियो से देखिए, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो आप बेसिक पहले पढ़िए, फिर आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे आगे आइए। तो जब तक जिसको डाउनफील्ड और अपफील्ड का नहीं पता लगेगा तो वो क्या करेगा, उसको केमिकल शिफ्ट का कुछ नहीं पता लगना। जब केमिकल शिफ्ट ही नहीं पता लगनी, फिर आपको जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स की स्टडी नहीं करनी आएगी कि जब उसने कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया तो यहाँ कहीं पे आप उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ा दिए, तो आपको वो चीज स्टडी नहीं करनी आएगी। तो बेटर है पहले आप अपना थ्योरेटिकली जो पोर्शन है उसको पढ़िए, उसको अपनी बुक से भी मैच कर लीजिए, चाहे बुक्स को भी पढ़ लीजिए, तो आप मैच कर लो कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अगर आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज दी है उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख लो कि मैम हमारी बुक में ये चीज एक्स्ट्रा दी है, आप इसको समझा दे, तो हम जरूर उस पे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। सो अब 12 जब इक्विवेलेंट प्रोटॉन आए तो मैंने बताया था जब होमोटॉपिक प्रोटॉन होते हैं तो उनका क्या होता है कि सिग्नल एक ही आता है। तो ये हमें हमेशा क्या करेगा, एक शार्प सिंगल सिग्नल देगा, ठीक है। तो एंड मोर बहुत ही स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट हमें चाहिए होता है टीएमएस का, और हमारे पास एक शार्प सिग्नल जो है वो आता है। देन सेकंड जो पॉइंट है व्हाई वी चूज इट इज दैट कि अब ये सारे इक्विवेलेंट है ना, तो इसका मतलब यहाँ काफी ज्यादा शील्डिंग है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी यहाँ में सिलिकॉन लिखना था, मैंने कार्बन लिख दिया, करेक्ट कर लेना इसको। सो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एक तरह से क्या है, हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, देन कार्बन।
नियर अबाउट इसकी जो वैल्यू जैसे 1.8 के करीब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू है। सो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इसका प्लस साई इफेक्ट रहेगा। ठीक है, प्लस साई इफेक्ट का मतलब होगा कि ये तो और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपना प्लस साई इफेक्ट की वजह से कार्बन की तरफ दे रहा है इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा, कल हमने किया था, जितने ज्यादा इन CH अगर एक बॉन्ड यहां खोलो तो जितने ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स इधर को मिलेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, शील्डिंग होगी। और जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना ही जो हमारा जो वैल्यू है वो अपफील्ड आएगा। अपफील्ड तभी इसका वैल्यू जो है, काफी ज्यादा शील्डिंग होने की वजह से हमें क्या होता है कि आप फील्ड स्ट्रेंथ जो है अप्लाई करते जाते हो, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हाईली शील्डेड है तो वैल्यू इसकी जो है 0 से हिलानी बहुत मुश्किल है। ठीक है, देन थर्ड जो आता है कि ये केमिकली इनर्ट है। इसका पता भी, मेरा काम बस एक रेफरेंस की तरह ही है। सो मेरे को और कोई पंगा नहीं लेना मॉलिक्यूल के साथ, मेरे को कोई रिएक्शन नहीं करनी, मुझे केमिकली क्या रहना है, इनर्ट रहना है, मेरे को उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करनी। देन फोर्थ है हाईली वॉलेटाइल रहता है ये। हाईली वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज बड़ा जल्दी हो जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इसका 300 केल्विन के करीब है। तो इतना, जैसे अब आपका काम हो गया, NMR सिग्नल ले लिया, तो मॉलिक्यूल को थोड़ा सा आप जब हीट करोगे तो आपका ये कंपाउंड जो है, ये रेफरेंस कंपाउंड बीच में से निकल जाएगा TMS, तो यू विल रिकवर योर कंपाउंड। ठीक है, सो एक रिकवरी आपके कंपाउंड की हो जाएगी। देन फिफ्थ जो है हाईली मिसेबल। हमें रेफरेंस भी ऐसा चाहिए भी जो क्या करे, इजिली सॉल्वेंट, जो भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उनके साथ ये घुल मिल जाए, अच्छी तरह से मिसिबल हो जाए। मिसिबल होने का मतलब कभी भी ये मत समझना कि वो कोई रिएक्शन करेगा, ये पॉइंट्स को क्लियर कर लो। ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा बट इनर्ट रहेगा। ठीक है, सो विद मोस्ट ऑफ दी विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हमारे मॉलिक्यूल के साथ नहीं इसने रिएक्ट करना। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया TMS की हमारी बात कि TMS ये होता है। अब बढ़ते हैं अपने आगे, जो हमारा कंपाउंड जो भी हम लेंगे फॉर NMR एनालिसिस, अब हमें उसको देखना, उसका एनालिसिस करना है, हमने उसके लिए बहुत जरूरी है हमें सारे फैक्टर्स पता हो। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। आई विश कि मैं आपको ये सारा जो केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो इसी वीडियो में क्लियर करवा दूं। ठीक है, अगर थोड़ी बड़ी वीडियो हो भी जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट है तो जब पढ़ना ही है तो फिर छोटी वीडियो बड़ी वीडियो क्या, हमें पढ़ना ही है। चलिए, फैक्टर्स जो है हमारे पास 3 होते हैं। जब सबसे पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट, देन वी हैव द एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, साथ में मैंने यहाँ क्वेश्चंस भी करा देने हैं इसी से रिलेटेड। देन वी हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं जो हमारी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज हैं उसको इफेक्ट करते हैं। दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट है, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बढ़ते हैं हम पहले फर्स्ट फैक्टर की और, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है 2 तरह का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। सो प्लस आई याद रखना, प्लस आई हमेशा क्या करेगा, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पे कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गए, आपको पता है R ग्रुप जो होता है हमारे पास, मिथाइल, इथाइल, ठीक है, इनका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो जितने ऐसे ग्रुप्स लगेंगे वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे टुवर्ड द CH बॉन्ड, राइट। एंड जितने ज्यादा माइनस आई वाले लगे होंगे, जैसे आपके पास कोई भी हेट्रो एटम लगा होता है, जैसे X हो गया, ठीक है, हैलोजन्स हो गए, OH ग्रुप हो गया, देन कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये सारों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, अराउंड द CH जो बॉन्ड है, हमारा जो प्रोटॉन है उसके अराउंड कम करेंगे। अब जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वहां क्या होगी, शील्डिंग होगी।
ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी CH बॉन्ड के अराउंड, उतनी ज्यादा ये हमारा प्रोटॉन शील्ड रहेगा। जितना ज्यादा ये शील्ड रहेगा उतना ही सिग्नल आपका अप फील्ड आएगा। अप फील्ड का मतलब अब क्या हो गया, उतनी आपकी वैल्यू जो है, आई होप आप इसी तरह इसको ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में चाहे नोट कर लेना, तो उतनी ज्यादा जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या आएगी, लो। अब इसका उल्ट इधर मैं लिख रही हूँ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी अराउंड द, कम होगी, ये डिक्रीज का साइन मैंने इस तरह डाला है, जितनी CH के अराउंड हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी उतनी डी शील्डिंग की ओर हमारा प्रोटॉन बढ़ता जाएगा। डी शील्डिंग होगी तो PMR सिग्नल हमारा डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वहां पे हमारी जो वैल्यू रहेगी डेल्टा की वो क्या रहेगी, हाई, टूवर्ड्स लाइक 10, 7, 9, तो इस तरफ को वैल्यूज रहती है। तो याद रखिएगा, डी से याद रखना डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डी शील्डिंग, डाउन फील्ड, सिग्नल शिफ्टिंग। ओके, सो एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि आप बताइए इनमें से कौन सा जो है वो अप फील्ड शिफ्ट होगा या लो फील्ड शिफ्ट होगा, तो आप इनकी वैल्यूज को कंपेयर करिए। मिथाइल फ्लोराइड है हमारे पास, मिथेनॉल है, देन वी हैव मिथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल ब्रोमाइड। सो वी आर जस्ट चेंजिंग द हेटेरो एटम। सो जैसे जैसे आप हेटेरो एटम चेंज कर रहे हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। एक हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या है, कोई यहाँ पे आप देख रहे हो हेटेरो एटम नहीं है, यहाँ पे आइडो है, यहाँ ब्रोमो, ये क्लोरो, यहाँ OH है जिसमें ऑक्सीजन इज वन ऑफ द हेटेरो एटम, एंड यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं ऑफ X, ठीक है, नेगेटिविटी, तो वैल्यू जो हम सिर्फ इनकी बात करेंगे, ठीक है, जैसे फ्लोरो, ऑक्सीजन, जैसा मैंने बोला दिस इज द X। तो जो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है दैट इज नियर अबाउट 4.0, फॉर ऑक्सीजन इट इज 3.5, देन फॉर क्लोरो 3.0, ब्रोमो 2.8, देन आइडो इट विल बी लाइक 2.5 हो जाएगा, और यहाँ हमारे हाइड्रोजन ही हैं तो उनकी 2.1 रहेगी। अब यही अगर इसका कंपैरिजन एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे टेट्रा मिथाइल, जस्ट वेट, इसको क्लियरली लिखते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर लो, टेट्रा मिथाइल सीलेन, जो हमारा TMS है उसको भी हम रख लेते हैं साथ में, तो टेट्रा मिथाइल सीलेन CH3 SI, तो यहाँ पे मैं SI की बात करूंगी, सिलिकॉन की बात करूंगी तो 1.8। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रहती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज हैं, अगर आप इसकी कंपेयर करो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दैट इज योर डेल्टा वैल्यू, तो आपके अकॉर्डिंग पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद सोचिए भी किसकी मेरी वैल्यू जो है वो डेल्टा की हाई होनी चाहिए। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे प्रोटॉन के अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, उतनी डी शील्डिंग होगी, उतना डाउन फील्ड सिग्नल जाएगा और डेल्टा की वैल्यू हाई होगी। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू हाई रहनी चाहिए दैट इज फॉर मिथाइल फ्लोराइड, तो वैल्यू भी कुछ ऐसे ही है, दैट इज लाइक 4.26, यहाँ पे है 3.40, देन इट इज नियर अबाउट अगेन 3.0, 2.68। वैल्यू अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हो सकती है, पॉइंट्स वेरी कर सकते हैं, बट जो एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ कि वैल्यू जो हाई रहेगी, अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो वो, अगर इन दोनों को करोगे तो फ्लोरो वाले की ही हाई होगी। ठीक है, सो बाकी अलग अलग बुक्स में मैं फिर से बोल रही हूँ वैल्यू डेसिमल प्लेस वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो 0 इज फॉर योर टेट्रामिथाइल सीलेन। ठीक है, अब यही अगर आप इसकी टॉ की वैल्यू कंपेयर करोगे, सो टॉ में इसकी वैल्यू जो है वो उल्ट हो जाती, जैसा आपको पता है। सो 10 में से आपको इसको माइनस कर देना है, 10 में से जैसे 4.26 को माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी दैट इज फॉर योर डेल्टा, जो आपकी शिफ्ट है केमिकल शिफ्ट इन टॉ। सो 5.74 इज फॉर योर मिथाइल फ्लोराइड, 6.60, then this is 7.0, डेल्टा स्केल पे 7.32, 7.84, 9.1 और 10। ठीक है, रेफरेंस जो रहेगा अगर आप इसको डेल्टा स्केल देख रहे हो तो 10 टेट्रामिथाइलसिलेन का, अगर आप डेल्टा वैल्यू देख रहे हो तो 0 है, टॉ है तो 10 वैल्यू रहेगी। अब इसी तरह और एग्जांपल करते हैं, जैसे अगर
अब नेक्स्ट केस आता है कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है मेरा उसका नंबर बढ़ा दूं। पहला केस था कि मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिए, अब मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही बढ़ा दूं, जैसे अगर मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है और मेरे पास मैंने 2 क्लोरो ग्रुप लगा दिए, एक मिथाइल को डाई क्लोरो ले लिया, फिर उसके बाद मैंने ये CHCl3 का ले लिया क्लोरोफॉर्म, तो मेरे पास यहाँ पे अब आप सोचो कि वैल्यू हाई जो है वो डेल्टा की किसकी जानी चाहिए। ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स होगी उसमें ज्यादा डी शील्डिंग होगी, सो वैल्यू इज हायर फॉर दिस। ठीक है, जिसमें 3 हेलोजन्स हैं हमारे पास, इसकी वैल्यू है 5.30, इसकी है 3.0। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपको कोई सपोज करो वो पोजीशन के बेस पे भी दे दे, तो जितना हेटेरो एटम दूर जाता जाएगा, आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में ये चीजें भी पढ़ी हुई हैं कि ये जो है पोजीशन भी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। जितना दूर जाता जाएगा हेटेरो एटम उतना ही उसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, सो ये चीज भी आपने जो है वो याद रखनी है कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, हमारे पास डी शील्डिंग इफेक्ट भी उसका कम होता जाएगा। तो आगे उसके बाद सेकंड फैक्टर्स हम फैक्टर जो है हमारे पास उसको देखते हैं, दैट इज एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट तो मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं आपको एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में कि जो बेंजीन वगैरह हो गया, ओलिफिन हो गया, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं और जो अप्लाइड फील्ड है उसको क्या करेंगे, ये अपोज करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, अपोज करने की वजह से आपको और फील्ड देनी पड़ती है, और फील्ड स्ट्रेंथ अगर आप दोगे तो आपका जो सिग्नल है, आपकी शील्डिंग हो जाएगी, वहां पे सिग्नल आपका लो फील्ड पे शिफ्ट करेगा। तो दैट्स वाई जो हमारे मोस्टली जो sp2 की वैल्यू है, या हमारे पास जैसे ओलिफिनिक जो हो गए, ओलिफिनिक मोस्टली, सो ओलिफिनिक के केस में वैल्यूज हमारी जो है 5 से 6 या कई बार 4.5 से 5.9 ppm के बीच में रहती हैं, और जो हमारे एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड उनकी जो वैल्यूज रहती है दैट इज 7 to 8 ppm के बीच में रहती है। अब ऐसा ही कुछ केस आपको एल्डिहाइड्स में भी देखने को मिलेगा। सो एल्डिहाइडिक जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, तो उसके भी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू नो दैट एल्डिहाइडिक ग्रुप इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O एंड अटैच होता है आपके पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनकी जो सर्कुलेशन है वो किस तरह से होती है कि इस तरह से कि वो अपने अप्लाइड फील्ड जो है उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। दैट्स वाई जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की वजह से जो वैल्यू रहती है वहां पे प्रोटॉन की NMR की वो 9 से 10 ppm के बीच में रहेगी, यानी हायर डेल्टा वैल्यू। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी हो। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आता है थर्ड जो पॉइंट है हमारा फैक्टर है, दैट इज अफेक्टिंग योर केमिकल शिफ्ट वैल्यू। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे अकेले पे भी नोट आपको आ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यू नो दैट इज द बॉन्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन की विद द हेटेरो एटम, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे वो नाइट्रोजन है, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। सो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, इन्वॉल्व होगा, याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल जो है, अगर आपका मॉलिक्यूल उसमें जो प्रोटॉन है आपका वो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसके अराउंड, ऑब्वियसली अगर वो ऑक्सीजन के साथ कोई प्रोटॉन इसके साथ एसोसिएट हो रहा है ना, तो क्या होगा वहां पे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हेटेरो एटम की तरफ, वही आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंसेप्ट, -I इफेक्ट वाला, कि ये ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मूव्स टूवर्ड या शिफ्ट टूवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, डी से वर्ड आ गया डिक्रीज, डी से वर्ड आ गया डी शील्डिंग, जब डी शील्डिंग होगी तो आपका सिग्नल जो है वो क्या करेगा, डाउन फील्ड शिफ्ट करेगा।
आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी सो स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग more is the de-shielding and more is the downfield shift in the value. Then और भी फैक्टर्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं कि किस हद तक कोई मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. सो दैट आर द लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कि आप कैसा सॉल्वेंट यूज करते हो. देन आपके पास जैसे एग्जाम्पल हम अब इसके पढ़ लेते हैं. एक जैसे अल्कोहल मॉलिक्यूल हो गया, अल्कोहल. इसमें अब दो चीजें याद रखना, अब डिपेंड करता है अल्कोहल आपका कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है. सो याद रखिएगा कोई भी जब डाइल्यूशन होती है, हाई डाइल्यूशन पे जो रेंज रहती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो प्रोटॉन है हाई डाइल्यूशन में रेंज रहती है 0.5 से 1.0 डेल्टा के बीच में. प्रोटॉन जो है वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा. और अगर कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड में जो वैल्यू रहती है दैट इज बिटवीन द एब्जॉर्प्शन की 4 to 5 जो है डेल्टा. ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा. अब जैसे अल्कोहल है, अगर अल्कोहल की वैल्यू देखोगे तो आपको अगर वो कंसंट्रेट है तो आप देखना इसके बीच में ही वैल्यू रहेगी. अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो इस रेंज में कोई ना कोई वैल्यू होगी, तब आपको पता चल जाता कि वो अल्कोहल मॉलिक्यूल है. देन नेक्स्ट उसके बाद याद रखिएगा कि एनाइसोट्रोपिक जो इफेक्ट है, ठीक है, यहां तक ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए. अब कुछ इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर जर्नल एक आपकी नॉलेज के लिए कुछ चीजें बता दूं कि अगर आप स्ट्रेन्ड रिंग्स को कंपेयर करोगे, स्ट्रेन्ड ये एक्स्ट्रा है, आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, उनका इफेक्ट कंप्लीट हो गया है. अगर आप स्ट्रेन्ड रिंग्स जो होती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन की एग्जांपल ले लो, साइक्लोप्रोपेन उसमें भी प्रोटॉन होते हैं. अगर उनका कंपैरिजन करते हो आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के साथ, तो याद रखिएगा कि आपके पास ज्यादा जो हायर वैल्यू रहती है वो आपके पास टर्शरी वाले हाइड्रोजन्स की रहेगी, देन सेकेंडरी हाइड्रोजन, देन वी हैव द प्राइमरी हाइड्रोजन एंड लास्ट में आपके पास आती है स्ट्रेन्ड रिंग. ठीक है, और ये वैल्यू जैसे मतलब होगी तो 2 से 0 के बीच में ही होगी, ठीक है, डेल्टा वैल्यू पे. पर इसकी थोड़ी वैल्यू जो टर्शरी वाले होते हैं ये ज्यादा जो है डी शील्डेड होते हैं. ठीक है, टर्शरी इज मोर डी शील्डेड, यू कैन से डी शील्डेड as compared to the secondary, the primary one. So highly strained cyclopropane जो rings हैं they absorb at the highest field. ठीक है, ज्यादा highest field पे वैल्यू पे absorption शो करते हैं, जैसे 0.5 के नियर अबाउट इनकी जो है वैल्यू रहती है. और बाकी मैं आपको एल्डिहाइड का बता चुकी हूँ, एरोमेटिक रिंग्स का बता चुकी हूँ एंड ओलिफिनिक का बता चुकी हूँ कि वैल्यूज कहाँ कहाँ पे रहती हैं. आगे हम ऑब्वियसली जब हम न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे तो वहां पे मैं आपको एक बार फिर से सारी वैल्यूज को एक फ्लो चार्ट एक पूरा दूंगी जिसको आपको लर्न करना है. देन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लीजिए कि जैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो उनमें जो वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रहती है वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 11 से 12 या 10.5 से 12 के बीच में. तो व्हाई दिस हैपनिंग, सो व्हाई वैल्यू जो है डेल्टा की इतनी ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक का अगर आपको पता हो, आप इस तरह से ड्रॉ करते हो तो वहां पे भी ये देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके जो लोन पेयर होते हैं किस में आ जाते हैं? रेजोनेंस में आ जाते हैं ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप. ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जब इसके लोन पेयर इसके रेजोनेंस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो अल्कोहलिक वाला आपके पास OH एल्कोक्सी आपके पास ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं क्लियरली, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जो आपका ऑक्सीजन है, ये देखिए इस पे चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है, ये अपनी तरफ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन के अराउंड जो है यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाती है? कम होती है, जिसकी वजह से डी शील्डिंग होगी. डी शील्डिंग होगी तो जो आपकी डेल्टा की वैल्यू है आपके पास वो क्या शिफ्ट करेगी? डाउनफील्ड. डाउनफील्ड का मतलब ही होता है कि हाई डेल्टा वैल्यू.
ठीक है। सो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एंड अब आपके लिए काम है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एक जो आपने अब खुद अटेम्प्ट करके देखना है कि आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखिए आपको अब ये समझ लगता है कि नहीं लगता है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए वेदर यू आर एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट। इथीन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन, इनको आपने डिस्टिंग्विश करना है ऑन द बेसिस ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।